हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखिए स्टूडेंट, हमने एनएलएम की सीरीज़ को स्टार्ट की है, ठीक है। आज वो सीरीज़ लगभग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसमें आज अपन को पढ़ना है न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन थर्ड लॉ पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था F = ma, अर्थात किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, ठीक है। और उस कंडीशन में हमने बनाया था F = ma, जहाँ m क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ m होता है द्रव्यमान, ठीक है, और a क्या होता है, a होता है त्वरण, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से अपन ने कल एक डेफिनेशन भी बनाई थी 1n की, अर्थात 1 न्यूटन की। तो 1 न्यूटन की परिभाषा क्या कहती है कि यदि 1 किलो की द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जितना बल होगा वही बल क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। थोड़ा सा वापस रिकॉल करूँगा कि किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितना बल रिक्वायर्ड होगा वही क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। तो मान लीजिए द्रव्यमान कितना ले रहे हो, 1 केजी, ठीक है, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या ले रहे हो आप, एक्सेलरेशन ले रहे हो। तो 1 × 1 क्या बन जाएगा, 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो F = क्या आ गया, 1 न्यूटन, ठीक है। कुछ एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, ये तो हमारा प्रीवियस वीडियो था। आज अपन स्टार्ट करते हैं, हमारा मेन जो पर्पज़ है वो हमारा थर्ड लॉ को डिस्कस करना। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, काफ़ी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आज अपन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आपने बॉक्सिंग की होगी, बॉक्सिंग को तो नहीं कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्रिकेट खेला है ना। तो क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे ही अपन बॉल को मान लीजिए कि एक बॉलर है, वो जैसे ही बॉल को फर्श पे गिराता है तो बॉल तुरंत वापस ऊपर उठ जाती है। इसका कारण क्या है भाई, सोचिए, मान लीजिए कि एक बॉलर है, वो क्रिकेट में बॉल को फेंक रहा है, तो जैसे ही बॉल को वो फर्श पे गिराता है या पिच पे गिराता है तो वह तुरंत बॉल क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। वो एक अलग बात है कि वो ऐसे उठती है, वो एक थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का सा मोशन हो गया, ठीक है, वो अलग बात है, बट उठती तो ऊपर ही है ना। ऐसा क्यों होता है, आप सोचिए। जैसे मान लीजिए कि आपने दीवार पे जोर से ऐसे मान लीजिए कि हथेली से मारा, या आपने दीवार पे जोर से फुटबॉल को फेंका, फुटबॉल को मारा। जैसे मान लीजिए कि आपने फुटबॉल लिया, ठीक है, या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल जो भी है, उसको आपने जोर से दीवार पे मारा है ऐसे, ठीक है, तो वह वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये सोचिए। जैसे मान लीजिए कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, तो ये क्यों होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्रतिक्रिया रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप फर्श पे चलते हो, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, आप जब आप फर्श पे चलते हो तो आप कभी भी फर्श को आगे नहीं पीछे धकेलते हो। मतलब आप ध्यान से देखना कि आप अपने शूज से ना पीछे की तरफ फर्श को क्या करते हो, धकेलते हो, और आप क्या करते हो, आगे की तरफ। मतलब ऐसा यहाँ पे क्या होता है कि आप आगे की तरफ मूव करते हो। ऐसा बॉल में क्या होता है कि बॉल ऊपर की तरफ मूव करती है। ऐसा फुटबॉल में क्या होता है कि जब आप जोर से फुटबॉल को आप दीवार पे मारते हो तो वापस वो आ जाता है, ठीक है। इन सब में न्यूटन्स का कौन सा नियम लगता है स्टूडेंट, थर्ड लॉ। कौन सा लगता है, थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, आइए स्टूडेंट पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर वापस अपन एग्जाम्पल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट किसके स्टूडेंट, ये हमारे सर आइजैक न्यूटन्स के, ठीक है। तो देखिए न्यूटन सर ने अपना थर्ड लॉ में क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्रत्येक क्रिया के बदले, देखिए प्रत्येक क्रिया के बदले, प्रत्येक क्रिया के बदले, परंतु ये बहुत जरूरी चीज है स्टूडेंट, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये छोटा सा सुंदर सा नियम दिया था तीसरा, किन्होंने, सर आइजैक न्यूटन ने, कि प्रत्येक क्रिया के बदले परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम जोर से दीवार पे ऐसे मारे हैं, ठीक है, तो उतना ही दीवार हम पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। बोर्ड की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के पीछे क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, उसकी वजह से वापस पूरी प्रतिक्रिया लग नहीं पाती, ठीक है।
इसका मतलब प्रत्येक क्रिया के बदले क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, पर कौन सी डायरेक्शन में स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा उतना ही ये मेरे पे लगाएगी, पर किस दिशा में, विपरीत दिशा में। अब यदि अपन एग्जाम्पल उठाएं तो आपके सारे एग्जाम्पल एक साथ हो जाएंगे। जब अपन फर्श पे चलते हुए पीछे की तरफ फर्श को धकेलते हैं तो फर्श उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आगे की तरफ क्या लगाएगा, हम पे लगाएगा, हमारे पैरों पे लगाएगा, तो हमारा बॉडी क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। जब एक बॉलर बॉल को जोर से नीचे की तरफ पिच पे मारता है तो जितना जोर से मारेगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा और बॉल ऊपर की तरफ आएगी। कल जब आप फुटबॉल को जोर से दीवार पे गिराते हो तो दीवार भी क्या करती है, उतना ही फोर्स लगाती है, बट कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये सब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसी वजह से क्या होता है, आपको प्रतिक्रिया महसूस होती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, दैनिक जीवन में लगभग सारे काम, लगभग सारे क्रिया प्रतिक्रिया से ही होते हैं। कोई सा भी देख लीजिए ना, तो यदि प्रतिक्रिया नहीं होती तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, यदि बोर्ड वापस फोर्स नहीं लगाता तो नहीं लिख पाते। फॉर एग्जाम्पल पानी पे लिख दो, आप नहीं लिख पाओगे। क्यों? आप फोर्स लगाओगे, मार्कर अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपन आटे की बात करें तो आटे पे लिख दो, जैसे भी आप फोर्स लगाओगे आटा अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लिक्विड पे लिख दो, नहीं लिख पाओगे आप। ठीक है, जितने भी लगभग सारे काम है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हाँ मैंने ये मार्कर को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, तो जितना मार्कर मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मार्कर गिर जाता है या मेरा हाथ दब जाता है, या मतलब इसको हम यहाँ तक नहीं रख पाते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हाँ कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लगे हुए हैं, एंगल लगे हुए हैं। ठीक है, अब जितना फोर्स बोर्ड फोर्स इन पे लगा रहे हैं एंगल पे, एंगल उतना ही लगा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो बोर्ड ज़्यादा फोर्स लगाता और ये नीचे चला जाता, जबकि ऐसा नहीं होता। यदि आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल बताता। जैसे मान लीजिए कि बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो बाइक पे आप बैठे हो तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही बाइक लगा रही है, वरना बाइक दब जाती। ऐसे कंडीशन में होता है ना। तो मान लीजिए कि जितने भी एग्जाम्पल है वो लगभग क्रिया प्रतिक्रिया पे चलते हैं। लेकिन आपको आज एक नई चीज़ सिखाऊंगा, वो होगी कि बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है F12 और F21 में। सर पता नहीं चलता कि F12 और F21 में कौन किस पे बल लगा रहा है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो पीछे रहता है ना, पीछे से फोर्स लगेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, बल हमेशा पीछे से लगता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को इस दीवार को उस तरफ धकेलना है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा और दीवार उस दिशा में आएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बाइक है, वो मान लीजिए उसमें तेल खत्म हो गया, अब मेरे को आगे लेके जाना है, तो मैं पीछे से क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। तो इसका मतलब मैं बाइक पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मतलब दो एक पे लगा रहा है। मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं एक हो गया, दो क्या होगी, दीवार मुझ पे क्या लगाएगी, फोर्स। इसमें तो एक ही कंडीशन है ना कि दो एक पे लगा रहा है, तो एक भी किस पे लगाएगा, दो पे लगाएगा, पर किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो बस इतना सा नियम है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब स्टूडेंट अपन बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ NLM, अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सीमा बंद। ठीक है, आप बहुत और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, और भी एग्जाम्पल मेरे से शेयर कर सकते हो, कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, या आप इवन आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमा बंद। ठीक है, या क्या होती है, सीमाएं। बट किसकी स्टूडेंट, हमारे तीनों लॉ की। तो सबसे पहले लिखा है कि F इक्वल्स टू ma जब तक ही वैध होगा, जब तक हमारा m क्या हो, नियत हो, हमारा m क्या हो, नियत हो। यदि m बदल गया, यदि ये बदल गया तो हम भी बदल जाएंगे। दैट मीन्स ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब F इक्वल्स टू ma उस कंडीशन में ही पॉसिबल है जब हमारा द्रव्यमान चेंज ना हो। दैट मीन्स 50 किलो है तो 50 किलो रहे, 52 है तो 52 रहे, और 60 है तो 60 रहे। ऐसा ना हो कि लगाते टाइम 52 किलो था और वैसे हट गया, हटते F बराबर ma मतलब नहीं लगेगा। F नहीं लगेगा तो F12 बराबर F21 भी नहीं लगेगा। यदि F नहीं लगा तो F12 बराबर माइनस F21 भी नहीं लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अपन बचपन में रेत के लड्डू बनाते थे, है ना। अब उसको स्टूडेंट जब अपन दीवार पे ऐसे जोर से मारते थे तो क्या दीवार वापस फोर्स लगाती थी, उतना नहीं, क्योंकि जैसे ही वो टकराता था द्रव्यमान बदल जाता था, और ऐसा ही होता था कि थोड़ा सा उस पर चिपका हुआ रह जाता था और बाकी नीचे गिर जाता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिजिक्स
हर जगह है, बस आपको थोड़ा सा मतलब उसको उस नज़रिए से देखने की क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, अब सर हमें एग्जाम्पल बताओ कि ऐसे कौन सी कंडीशन है। अब सर लड्डू वाला एग्जाम्पल तो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते ना, तो इसके हिसाब से सफिशिएंट एग्जाम्पल कौन से होंगे। तो देखिए पहला सफिशिएंट एग्जाम्पल है बरसात की गिरती हुई बूंदे। तो पहला सफिशिएंट एग्जाम्पल क्या हो गया, बरसात की बूंदे, बरसात की बूंदे पहला। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया रॉकेट, दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट, रॉकेट। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिनमें द्रव्यमान क्या होता है, बदलता रहता है, तो उस कंडीशन में F = ma नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें हाँ जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में F = ma लगेगा, परंतु ध्यान रखना मैंने इसलिए पहले जड़त्वीय लिखा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में F = ma अप्लाई नहीं होगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वे जिनके पास त्वरण हो। अब त्वरण तो पृथ्वी के पास भी है, पृथ्वी भी तो क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, पर उसका ओमेगा इतना कम है, इसलिए अपन पृथ्वी को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं। और इससे कांस्टेंट वेलोसिटी मान लिए तो ये क्या बन गई, जड़त्वीय बन गई, तो इसलिए अपन F = ma लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा है, उसमें एनालम लगता है, उसमें एनालम लगता है, उसमें एनालम लगता है। अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में आप देखोगे ना तो त्वरण रूपांतरण, वेग रूपांतरण, ये सारे पढ़े हैं, तो उसमें वो चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब F = ma क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सीरीज थी स्टूडेंट एनालम पे। अपन कोई नेक्स्ट अच्छी वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको किर्चॉफ लॉ पढ़ना है, कुछ भी मतलब एक आपका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपको फिजिक्स में आपको डर लगता हो कि सर ये कैसे करें। ठीक है, तो अपन स्टेप बेसिक से उठाएंगे, अपन विमा भी उठा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ईयर है तो कि सर हम विमा नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर है तो अपन प्रस्थ तनाव नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर है तो अपन एनालम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ा ना हमने, जबकि हमारे सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं था, बट अपन देखिए मैंने सिलेबस लगभग पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो अब हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि अपन जो जहाँ पे वीक है वहाँ पे क्या करें, पढ़ाई स्टार्ट करें। तो आई होप स्टूडेंट आपको एनालम की सीरीज़ पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर भी यदि आपको इससे कोई भी रिलेटिव कोई भी क्यूरीज रह जाती है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक किस पे हो आप ज़रूर मेरे को मैसेज करके बताना। थैंक यू स्टूडेंट।